सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं एक एक्सेल 6 की सर्विस और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। एक्सेल 6 का वीडियो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। मैंने बीच में एक शॉर्ट बनाई थी जो मेरे दोस्त की अर्टिगा थी, मैंने वो सर्विस की थी। ये भी हमारे एक सर है, उनकी एक्सेल 6 की सर्विस है और मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज गाड़ी सर्विस सेंटर से फर्स्ट टाइम जो मल्टी ब्रांड वर्कशॉप होते हैं उसमें, और उसमें एक प्रॉब्लम थी जो हाई स्पीड पे आती थी, तो मैंने वो एड्रेस की, मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने भी बाद में वो एड्रेस की। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, ये पूरी वीडियो उसके रिगार्डिंग रहेगी। और मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, कहाँ कौन सी चीज़ रिप्लेस करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ क्लीन करके लगानी है, ये वाली चीज़ हम आज समझने की कोशिश करेंगे। फिल्टर की हालत कुछ इस तरीके से है, तो इसको कुछ बचाने की कोशिश नहीं है, इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज ये 10,000 किलोमीटर में वैसे भी रिप्लेस हो जाता है। साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए ये नया फ़िल्टर है, ये पुराना फ़िल्टर है। पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इतना डिफरेंस रहता है, इसके लिए इसमें कंजूसी मत किया करो, इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट आता है परफॉर्मेंस पे। एयर फिल्टर के साथ एसी फिल्टर की भी हालत जब कुछ इस तरीके से हो जाए, जब भी इसके अंदर ये जो रुई जैसे दिखता है ये पकड़ ले, तो इसको भी रिप्लेस करने में समझदारी है। बिकॉज ये आगे जाके तो ये सारे जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे करके वो कूलिंग कॉइल की तरफ चले जाते हैं और फिर वो चेक हो जाती है। तो यहाँ अगर आप 350 रुपये बचाने जाओगे या 200 300 वॉट एवर द कॉस्ट इट इज, यहाँ बचाने जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे कूलिंग कॉइल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो इसको भी 10,000 किलोमीटर पे चेंज कर दिया करो। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके स्पार्क प्लग चेंज किए हुए हैं मैं आने के पहले, और ये पुराने वाले स्पार्क प्लग है। तो मैं बताता हूँ अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी ये पूरे ख़राब हो चुके हैं, बताता हूँ इसको कैसे समझना है। ये वाले स्पार्क प्लग पे आप देखोगे तो ये वाली जो बॉर्डर है इसमें ना ये थोड़ा सा सफ़ेद एक परत होती है। यहाँ ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक थोड़ी सी सफ़ेद कलर की पाउडर जैसी दिखती है, तो दैट मीन्स ये यहाँ से लीक होता है। ओके, और एक मेजर डिफरेंस ये होता है, जैसे अभी यहाँ पे इसका जो हेड है ये स्ट्रेट एंगल में है, ठीक है, और इसका जो पॉइंट है ये इससे गैप थोड़ी सी बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये वेयर एंड टेयर की वजह से ये वेयर आउट हो गया है। जैसे भी यहाँ पे मैंने ये दोनों स्पार्क प्लग को आमने सामने रखा है, तो ये जो लेफ़्ट वाला स्पार्क प्लग है, ये वाला जो ये लेफ़्ट वाला स्पार्क प्लग है, इसका जरा सा हेड उन्होंने बेंड कर दिया है। लेकिन ये राइट वाला जो स्पार्क प्लग है उसका हेड जो ये वाला है वो एकदम स्ट्रेट है, नॉर्मल जैसे कंपनी से आता है। लेकिन ये लेफ़्ट वाले को उन्होंने गैप वेयर आउट होने के बाद मैनेज कर दिया है, उसको हल्का सा बेंड कर देते हैं। तो अभी ये स्पार्क प्लग रिप्लेस पे आ गए हैं। इसको इससे ज़्यादा और बेंड करने में कोई मतलब नहीं बनता, नए स्पार्क प्लग डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे ये जो स्पार्क प्लग है ये इरिडियम वाले हैं, ये अपने रेगुलर वाले से थोड़े कॉस्टली आते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी खोल के देख रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल इसके थ्रॉटल बॉडी में कार्बन देखो कुछ इस तरीके से इसके अंदर कार्बन है। तो अभी इसको क्लीन करेंगे तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा। ये जो बॉर्डर पे होता है ये पूरा कार्बन बिल्ड हुआ है, तो इसको थ्रॉटल बॉडी स्प्रे से ही क्लीन करना है या फिर पेट्रोल से क्लीन करना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट रहता है और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत महंगी आती है। तो इसको जब भी साफ़ करोगे, घर पे अगर कोशिश करोगे तो थ्रॉटल बॉडी इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक पाइप होता है, यहाँ से यहाँ पे एक पाइप होता है कुछ इस तरीके से, तो इसको खोल दोगे तो ये थ्रॉटल बॉडी एक्सेस मिल जाएगा। तो जो कार्बन आपको इतना सा दिख रहा था ना, देखो ये और ये वाला जगह और ये वाला जगह, तो ये थ्रॉटल बॉडी का कार्बन क्लीन होने के बाद कपड़े की ये कंडीशन है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है ये इसका सीएनजी का फ़िल्टर है। इसमें 2 फिल्टर आते हैं सीएनजी के, तो अगर आपको कभी समझना रहेगा तो ये वाला पार्ट अगर आपका क्लीन रहेगा तो इसका मतलब आपका सीएनजी का फ़िल्टर रिप्लेस हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको अंदर का ये फ़िल्टर का लोकेशन बताया, थोड़ा इंजन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पे 2 ECU है, ठीक है। इसमें से एक सीएनजी का है और एक गाड़ी को कंट्रोल करता है, एक सीएनजी का है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये 2 एल्यूमिनियम के पार्ट दिख रहे हैं। ये यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे ब्रेक का रिजर्वायर है इसका, यहाँ पे ब्रेक ऑयल डलता हुआ है, यहाँ पे पानी डलता हुआ है जो आपको वाइपर वॉशर का आता है। यहाँ से ऑयल डलता है, यहाँ पे ऑयल की लेवल चेक होती है। ये वाला जो है एयर फिल्टर का जगह है, इसके अंदर ही स्पार्क प्लग रहता है। ये है वो एयर मास सेंसर है, अगर ये भी ख़राब रहेगा तो भी एवरेज ख़राब होता है। अगर इसके ऊपर अगर कार्बन रहेगा और गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चलिए तो इसको एक बार साफ़ कर दिया करो। ये वाली जगह है, ये कूलेंट की जगह है, यहाँ से कूलेंट जाता है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे ये कूलेंट टॉपअप होता है, ये कूलेंट का एक्स्ट्रा वाला टैंक है। और इसमें जनरल प्रॉब्लम आती है, ये जो माउंट है ये वाला हाइड्रोलिक का है, ये महंगा भी आता है और ये जल्दी फेल भी होता है। इस तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्लस इसका जो सस्पेंशन है वो जनरली बाकी सब गाड़ियों से पहले ओवरऑल पे आता है, बिकॉज ये जो सस्पेंशन है इसकी जो क्वालिटी होती है वो कम्पेयर टू हुंडई, होंडा और टोयोटा, इससे थोड़ी सी मुझे ऐसे लगती है कि उसमें कॉस्ट कटिंग करते हैं, बिकॉज सस्ता भी आता है, इसका ओवरऑल करने में जान पे नहीं आता।
तो इसका सस्पेंशन वगैरह रहता है वो अगर बाकी सब गाड़ियों का 80 पे फेल होगा तो इसका 50 या 60 पे फेल होता है। मैं ये जनरल केस में बोल रहा हूँ, जो मुंबई जैसे सिटी में जहाँ बहुत सारे गड्ढे होते हैं वहाँ पे ये फेल होता है मोस्ट प्रोबेबली। आप अगर इसको ट्राई करोगे कि आप हाईवे टू हाईवे इस पे काम करोगे तो ये ज़्यादा देर तक चलेगा, लेकिन मुंबई में जिस तरीके की रोड की कंडीशंस होती है इसमें ये मारुति के जितने भी सस्पेंशन रहते हैं वो जल्दी काम देते हैं। जैसे ये यहाँ पे लो आर्म है ये, और ये सस्पेंशन ये लीक हो जाता है और उसके बुश कट जाते हैं जो यहाँ पे है वो। और एक इसमें मुझे मेजर प्रॉब्लम लगती है ये है इसके ब्रेक पैड। इसके ब्रेक पैड 3,500 रुपये के ऊपर आते हैं कॉस्टिंग वाइज, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं लगते। जब ब्रेक दबाते हैं तो उसमें वो कोई परफॉर्मेंस नहीं आती, गाड़ी रुकने में बहुत रोती है। तो इसके ब्रेक पैड भी मुझे ऐसे लगता है कि जो ब्रेक बाइट इसमें मिलनी चाहिए मारुति में वो ना मुझे अर्टिगा में मिली ना मुझे XL6 में मिली। ये दोनों भी सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ बॉडी का फ़र्क है इसमें और बीच की सीटिंग का फ़र्क है। तो इसके ब्रेक पैड भी उतने इफेक्टिव नहीं लगते मुझको। एक बात मारुति की गाड़ी में, अर्टिगा में भी या XL6 में, ये जो AC वेंट है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। तो जितनी भी MUVs है, मतलब मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, जितनी लंबी गाड़ियाँ हैं उनमें ये रहता ही है। इनोवा में भी रहता है, यहाँ पे भी है। बट इसमें और एक बेकार चीज़ है, इसके जो वाले हिंज होते हैं या फिर ये आगे वाले सीट है, ये सबके जो एडजस्टेबल जितने भी सीट्स रहते हैं उसके जो हिंजेस रहते हैं उसमें दिक्कत क्या आती है 50-60 हज़ार किलोमीटर होने के बाद ना, अगर आप गाड़ी में सिर्फ अकेले बैठे हो या आपके साइड का पैसेंजर बैठा है तो ये ना ऐसे बहुत हिलता है और ये बहुत नॉइज़ क्रिएट करता है। मैंने इसको ना बहुत कोशिश की कि ये थोड़ा सा कम हो, ठीक है, लेकिन ये कम नहीं होता। अर्टिगा में स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की है मैंने, और मैंने बहुत तरीके से इसको सॉर्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं होता। वो उसमें प्ले आ जाता है और प्ले आने के बाद वो खड़खड़ खड़खड़ बजता है। प्लस इसका जो इंटीरियर है, इसका इंटीरियर भी बहुत जल्दी आवाज़ करना चालू कर देता है। इसमें स्पंज डालो, जो डोर पैड होते हैं उसमें अच्छे से पैडिंग करो, या फिर आप जो अंदर है फोम डालो या कुछ भी करो, इसके अंदर की आवाज़ कभी बंद नहीं होती। मतलब स्पेसिफिकली वो जो मेरे पास एक अर्टिगा है जिसका मैंने शॉर्ट्स डाला था, XL6 में इतनी आवाज़ नहीं है बिकॉज ये ज़्यादा बाहर नहीं घूमती, ठीक है, बट वो वाली गाड़ी हाईवे टू हाईवे, गोवा हाईवे बहुत ज़्यादा की है, इसकी वजह से वो गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ है। तो अर्टिगा में मैंने मोस्ट प्रोबेबली डोर पैड्स की जो नॉइज़ है प्लास्टिक पार्ट की, वो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है और मैंने उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश भी की, तो अगले सर्विस तक वापस वैसी ही हालत हो जाती है। तो उसमें फोम वगैरह लगा के कोई मतलब नहीं है। बेस्ट वे उसके जो प्लास्टिक के जो ये आते हैं प्लग्स आते हैं उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो, नए वाले डालोगे तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और एक बात मुझे मारुति की ये वाली स्पेसिफिकली गाड़ी की अच्छी नहीं लगती, ये मैंने इसमें भी फील किया हुआ है और अर्टिगा में भी फील किया हुआ है। इसके जो क्लच है वो बहुत जल्दी टेम्पर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जैसे हमारा होंडा का टेम्पर होने के लिए 70-80 हज़ार किलोमीटर लगते हैं, वैसे इसका 30-40,000 में हार्ड हो जाता है। क्लच में पिकअप होता है लेकिन वो हार्ड फील होना बहुत जल्दी होता है मारुति में। अगर मारुति कहीं से सुन रहा है तो ये वाली गाड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी हेडलाइट्स। आपने एलईडी तो दे दी है लेकिन आपकी बाकी सब गाड़ियों की इतनी इसकी एलईडी स्ट्रांग नहीं है। जैसे सियाज की, बलेनो की, ये जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उनकी जो हेडलाइट्स है वो जितनी स्ट्रांग है उतनी ये रिफ्लेक्टर वाली एलईडी की हेडलाइट स्ट्रांग नहीं है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होता, और जो मॉडिफिकेशन होता है वो एकदम ओवर कॉस्टली हो जाता है। तो इसमें कोई बल्ब चेंज नहीं हो सकता जैसे मेरी गाड़ी में बल्ब चेंज हो सकता है। इसमें नीचे फॉग लैम्प्स हो सकते हैं लेकिन फॉग लैम्प इनफ नहीं होते लॉन्ग राइड जब करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये गाड़ी का कि इसकी हेडलाइट्स में ना पावर ज़रा भी नहीं है। मैंने खुद पर्सनली इसको देखा हुआ है, बहुत ध्यान देके देखना पड़ता है रास्ते में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे अभी फिलहाल हम ऑयल चेंज कर रहे हैं, 5W30 मोबिल का ऑयल डाल रहा हूँ मैं इसमें, फुली सिंथेटिक। ऑयल डालने के बाद एक बार लो और हाई लेवल पे जो लेवल्स होती है उस पर एक बार ऑयल लेवल चेक करेंगे। वैसे देखा जाए तो सर्विस कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन मेन चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, जैसे आपके ब्रेक और डिस्क की कंडीशन कैसे है, एयर फिल्टर की कंडीशन कैसे है, ये जो स्पार्क प्लग है इसकी कंडीशन कैसे है, थ्रॉटल बॉडी जो अंदर अभी मैंने क्लीन करवाई उसकी कंडीशन कैसे है। ये मेजरली सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपको अच्छी माइलेज देने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छा पिकअप देने के लिए। उसी के साथ साथ आप कौन सा ल्यूब यूज़ करते हो, कौन से ग्रेड का यूज़ करते हो, कितने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हो। जैसे मैं मेरे गाड़ी में मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड मोली यूज़ करता हूँ लेकिन मुझे इसके लिए वो ओवर किल लगता है, इसके लिए मैं इसमें लिक्विड मोली नहीं डालूंगा। मोबिल भी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। जितने का मैं इसमें लिक्विड मोली का ऑयल डालूंगा उसमें इसकी आधी सर्विस की कॉस्टिंग हो जाती है। तो इसके लिए ये मुझे सही लगता है। मोबिल शेल तक मुझे यहाँ पे ये वाले मारुति के इंजन में सही लगता है। गाड़ी के ब्रेक्स खोले हुए हैं और डिस्क यहाँ पे खोल के रखी हुई है। तो क्या होता है जनरली अगर ब्रेक पैड आप एक बार चेंज करते हो और डिस्क कीमिंग नहीं करते हो, ये थोड़ा सा आउट रहता है।
और ये प्रॉब्लम मुझे भी ऑथराइज में आई थी जब मेरा फर्स्ट ब्रेक पैड 15,000 पे चेंज हुआ था। तो मैंने डिस्कीमिंग उन्होंने नहीं करवाई थी, जो एडवाइजर था उनको भी इतना ज्ञान नहीं था, तो डिस्कीमिंग उन्होंने नहीं की। और जब हाई स्पीड पे 110 पे या 100 पे स्लोप पे, जहाँ पे आप रोड पे कहीं पे ब्रिज उतरते रहते हो, वहां पे मोस्टली ये रियलाइज होता है कि गाड़ी वॉबल कर रही है, और वो वॉबलिंग ना पूरी स्टेयरिंग में समझ में आती है। तो अभी फिलहाल ये जा रहे हैं डिस्कीमिंग होने के लिए। अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो भी आपको नहीं समझ में आएगा कि कहीं पे आउट है, लेकिन ये एकदम माइक्रोन में रहता है। तो वो लेथ पे जाके समझते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो वहां पे अपने तरीके से उसको एक पॉइंटर लगा के देखते हैं कहीं पे आउट है क्या, और एक नहीं भी रहेगा तो एक माइक्रोन कटिंग कर देते हैं, तो ये लेवल हो जाती है। फिर नए वाले ब्रेक पैड इसके ऊपर अच्छे से काम करते हैं। अभी फिलहाल इसके ब्रेक पैड यहाँ पे अच्छे हैं, तो इसके लिए ब्रेक पैड एक सर्विस चल जाएंगे, इसके लिए इसको नहीं रिप्लेस करेंगे, बट डिस्कीमिंग के लिए जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने 100-110 के आसपास इसको ब्रेक किया था समृद्धि पे, जहाँ पे ब्रिज पे बम्पिंग आती है ना, उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा वॉबल कर रही थी। तो ब्रेकिंग करने के बाद मुझे रियलाइज होगा कि गाड़ी पूरी स्टेयरिंग पूरा ऐसे जम के पकड़ना पड़ता है, इतनी वॉबलिंग आती है इसमें। तो अभी ये लेथ पे से जाके आया रिसर्फेसिंग होके, तो रिसर्फेस होने के बाद ये देखो, ये जो सरफेस है एकदम प्लेन हो गया है, ये एकदम इवन हो जाता है। तो जब इसके ऊपर ब्रेक चिपकेंगे तो ये वॉबल नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से लेथ पे जाके आने के बाद इसका रिसर्फेसिंग का जो फिनिश है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी इसको यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो अभी इसकी पूरी सर्विस हो चुकी है, ये इसका फाइनल जॉब है। अभी इसको फटाफट फिटिंग करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू पे इसकी डिस्क की फिटिंग हो जाती है, फिर इसके ऊपर ब्रेक पैड लगेंगे। तो जब भी अभी डिस्क घूमेगा ना, तो जब भी इसके ऊपर ब्रेक टच होगा तो वो इसको कहीं पे भी वॉबल नहीं होगा। मतलब ब्रेक अगर जो कैलिपर रहता है वो वॉबल होता है, तो इसकी वजह से वो वाइब्रेशन स्टीयरिंग में समझ में आती है, बिकॉज स्टीयरिंग यहाँ पे जॉइंट रहता है। तो इसके ऊपर अभी फिलहाल ये जो कैलिपर है ये चढ़ा देंगे, इसको फिटिंग कर देंगे, और ये जो गाड़ी की पूरी सर्विस है ये कंप्लीट हो गई है। अभी रेस्ट मारुति की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो लोग इनोवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको इनोवा इतना गाड़ी का काम नहीं है, ठीक है, उतना इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन उनकी बड़ी फैमिली है, तो उनको कभी कभी सैटरडे संडे या वीकेंड पे या कभी कभी उनको बड़ी गाड़ी लगती है, उनके लिए 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए में उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। भले ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इनोवा जितनी ताकतवर नहीं है या फिर उतनी भागती नहीं है, उतनी स्टेबल नहीं है, चासीस उतनी ये नहीं है, लेकिन इसकी जो कैप्टन सीट्स है ये वाली और अर्टिगा भी, दोनों भी गाड़ियाँ मुझे ऐसे लगती है वैल्यू फॉर मनी है। इंडियन कस्टमर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 10-15 लाख रुपए डाल के आप वो वाला फील ले सकते हो जो आपको 25-30 लाख रुपए में मिलता है। और स्पेसिफिकली ये गाड़ी मैंने इसके लिए ली थी कि इसकी जो कैप्टन सीट्स है, इसके लिए मैंने ये गाड़ी सजेस्ट की थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक अर्टिगा थी। तो अर्टिगा का जो बेंच है वो बेंच भी सही है ट्रैवल करने के हिसाब से, लेकिन अगर आपकी फैमिली मेम्बर 6 ही है तो ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत सही लगता है। तो कुछ इस तरीके से XL6 का जो ये कैप्टन सीट्स का फील है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ये वाले प्राइस सेगमेंट में। और रिलायबिलिटी के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो मारुति की जो रिलायबिलिटी होती है वो बाकी सब गाड़ियों के कंपेरेटिवली अगर देखोगे तो बहुत अच्छी है। आपको वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जहाँ पे आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देती है। तो XL6 और अर्टिगा जब आई तो बहुत टाइम मुझे ऐसे लगा था कि नहीं यार ये तो कॉपी कर दी इन लोगों ने, लेकिन अगर पॉकेट फ्रेंडली और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, जब आप इन्वेस्ट करते हो और जिसके आपको कोई रिटर्न नहीं मिलते, उस हिसाब से मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।